ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है, सभी शिक्षकों का स्वागत है, सभी ऑफिसर्स का स्वागत है। आज का सुविचार है, परिवर्तन ही सच्ची विद्या का अंतिम परिणाम है। ठीक है? आज मैं आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 से पार्ट 1 से पार्ट 5 तक जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि आपके बोर्ड की परीक्षा में जो प्रश्न पत्र मिलेगा, उसमें प्रश्न क्रमांक जो 4 आएगा, उस प्रश्न क्रमांक 4 के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर मैंने एक नमूना प्रश्न पत्र लिया है। इस नमूना प्रश्न पत्र के आधार पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न क्रमांक 4 पे आप देख सकते हैं कि 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना? और ये 2 प्रश्नों में से कोई भी एक प्रश्न हमें हल करना होता है। ये इसमें कुछ 4-5 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब जैसे कि चित्र दिखाकर मतलब चित्र दिखाकर उस पर से कुछ सवाल होते हैं, 2, 4, 5 सवाल होते हैं 1-1 मार्क्स के, या फिर कुछ परिच्छेद लिखा हुआ होता है, उस परिच्छेद को पढ़कर हमें उस पर कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो उसका जवाब हमें देना होता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक जो 4 है, वो 5 अंकों के लिए पूछा जाता है और बड़ी सावधानी से आप इस पर 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं, मतलब अच्छे से तैयारी करके। तो हम देखते हैं इसमें जो कुछ बातें हैं, सा मतलब हमें ध्यान रखने वाली जो बातें हैं, वो हम देखेंगे। इस प्रश्न क्रमांक 4 में जो निम्नलिखित प्रश्न हल करो, इसमें से जो कोई भी एक करना होता है हमें। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक सवाल पूछा है और नीचे एक दूसरा सवाल पूछा गया है। तो इस प्रकार से 2 सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें जो ज़रूरी बातें हैं हमें ध्यान में रखना है, वो यहाँ पर हम देखेंगे, कौन-सी ज़रूरी बातें हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों में से कोई भी एक प्रश्न हमें हल करना होता है, ठीक है? अब ये जो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये दोनों ही प्रश्न रसायन विज्ञान यानी कि रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये दोनों पार्ट में से कम एक-एक प्रश्न का समावेश होता है, ठीक है? इस प्रश्न में जो प्रश्न क्रमांक 4 है, आपके नमूना प्रश्न पत्र मैंने जो दिखाया है, उसके हिसाब से और आपको जो बोर्ड की परीक्षा में जो प्रश्न पत्र मिलेगा, उसमें जो प्रश्न क्रमांक 4 जो है, उसमें जो प्रश्न का जो समावेश किया गया है, मतलब प्रश्न क्रमांक 4 में कौन से प्रकार से मतलब प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो यहाँ पर दिया गया है, हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अ, पहला जो दिया है, आकृति बनाकर स्पष्टीकरण लिखो, ठीक है? दूसरा जो है, मतलब इसमें आकृति बनाकर आपको उसका स्पष्टीकरण देना होगा। जो भी आपको सवाल आएगा उस पर से आपको आकृति बनाकर आपको उसका स्पष्टीकरण उसके बारे में, उसके कार्यों के बारे में हो या उसके बारे में जो भी है वो लिखना होगा। दूसरा जो प्रकार रहेगा वो आकृति में त्रुटि ढूँढो, सुधार करो तथा उससे संबंधित स्पष्टीकरण लिखो। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपको आ सकते हैं, आकृति दिया गया रहेगा, उसमें किस प्रकार की कुछ गलतियाँ होंगी, उसको ढूँढना है आपको, उसमें सुधार करना है और उससे संबंधित आपको स्पष्टीकरण लिखना होगा। फिर उसके बाद में तीसरा जो दिया है, करण सहित वर्गीकरण करो। तो इस प्रकार से स्पष्टीकरण का मतलब है कि आपको जो टॉपिक दिया रहेगा उसको आपको उसके बारे में उल्लेख करना है, उसके बारे में लिखना है। तो इस प्रकार से आपको उसका वर्गीकरण करना होगा, ठीक है? उसके बाद में चौथा जो प्रकार आएगा वो परिच्छेद पढ़ो और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखो। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के आधार पर आपको जिस प्रकार से आप हिंदी का पेपर, इंग्लिश का पेपर देते हैं ना, आप उसमें देखते हैं पैसेज दिया गया रहता है, उस पैसेज को पढ़कर आपको उस पर आधारित जो प्रश्न दिए रहते हैं उसका आंसर लिखना होता है। ठीक वैसे ही ये परिच्छेद के हिसाब से भी दिया जा सकता है। मतलब इस प्रकार से अगर परिच्छेद दिया है तो उसको पढ़ना है और उस पर आधारित जो प्रश्न है उसको आपको लिखना है।
ठीक है? उसके बाद में 5वां जो दिया है, वो है सारणी तालिका पूर्ण करके उससे संबंधित स्पष्टीकरण करो। एक टेबल दिया रहेगा, किस प्रकार की कोई तालिका दी गई रहेगी, उसको हमें पूर्ण क करना होगा, वो अधूरा रहेगा और उसको पूरी तरह से उसका स्पष्टीकरण हमको स्पष्ट करना होगा, ठीक है? फिर उसके बाद में छठा जो दिया है, वो है प्रश्नों के उत्तर विस्तृत स्वरूप में लिखो। जैसे कि हम हमेशा कोई प्रश्न रहता है उसके बारे में हमें स्पष्ट रूप से या ज़्यादा विस्तार से अगर हमको उसको लिखना है, तो हम इस प्रकार से प्रश्नों को हम विस्तार रूप से लिख सकते हैं। उसके बाद 7वां जो टाइप दिया है मतलब जो प्रश्न है, वो है किसी भी एक घटक अथवा प्रौद्योगिकी पर आधारित संकल्पना चित्र तैयार करना है। तो इस प्रकार से आपको जो प्रश्न क्रमांक चौथा जो आएगा, उसमें से ये 7 प्रकार से पूछे जा सकते, मतलब 7 प्रकार से नहीं पूछे जाएँगे, इन सातों प्रकार में से कोई भी 2 टाइप के प्रश्न आपको आएँगे, मतलब 2 प्रश्न ही आपको पूछे जाएँगे 5-5 अंक के लिए। तो आपको कोई भी एक हल करना होगा और बहुत ही अच्छे से आप सावधानी से उसको अच्छी अपनी तैयारी करके आप क्या कर सकते हैं, उसमें 5 अंक आप इज़िली प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं मैंने यहाँ पर कुछ प्रश्न लिए हैं, उस प्रश्न के आधार पर हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है पार्ट 1 से पार्ट 5 तक के जो साइंस 1 में आपको जो आने वाले जो संभावित प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है। पार्ट 1 से मैंने गुरुत्वाकर्षण से यहाँ पर एक प्रश्न लिया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न को स्वच्छ एवं नामांकित आकृति की सहायता से स्पष्ट करो कि पृथ्वी के पृष्ठभाग से केंद्र की ओर जाते समय जी का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है ना? इसी प्रश्न को यहाँ पर दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है, इससे संबंधित स्पष्टीकरण लिखो, ठीक है? अभी आप ये प्रश्न जो दिया गया इसको आपको अच्छे से पढ़ के समझना है। ये इसमें आप देख सकते हैं कि इसके बारे में आपको आकृति बनाना है और उसको स्पष्ट करना है। जैसे कि मैंने 7 प्रकार से आपको प्रश्न बताया ना, उसी में से एक प्रकार का ये प्रश्न है, यहाँ पर पूछा जा सकता है। जो हॉट्स लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। हॉट्स का मतलब होता है कि ये महत्वपूर्ण है, आप इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। अभी इसको नोट भी करके आपको रखना है ताकि आप अपनी तैयारी करते समय इस प्रश्न को पर थोड़ा-सा ज़्यादा जोर दे सक दें दें और इससे अच्छे अंक आप प्राप्त करें। तो जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर उसका उत्तर कि पृथ्वी की सतह से उसके केंद्र की ओर जाते समय जी का मान परिवर्तित होता है। मतलब पृथ्वी का केंद्र यानी पृथ्वी के पृष्ठभाग यानी ऊपर का भाग और जैसे-जैसे गहराई की ओर, अंदर की ओर मतलब वो उसका केंद्र होता है। तो जैसे-जैसे केंद्र की ओर हम जाते हैं तो जी का मान परिवर्तित होता है। जी का मान का मतलब होता है गुरुत्वजनित त्वरण, ठीक है? ये धीरे-धीरे कम होता है। त्वरण का मतलब क्या होता है? त्वरण का मतलब होता है कि जो वेग में परिवर्तन होता है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया या क्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं या दर जो बोलते हैं, है ना? परिवर्तन में जो वेग के परिवर्तन में जो बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, उस दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वो गुरुत्वजनित त्वरण जो है जैसे-जैसे अंदर गहराई की ओर जाता है पृथ्वी के पृष्ठभाग से अंदर केंद्र की ओर, तो जो गुरुत्वजनित त्वरण है वो कैसा होता है? कम होता है और केंद्र में जाकर क्या हो जाता है? पूरी तरह से शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ओए दर्शाया गया है आप आकृति में, यहाँ इस आकृति में आपको देखना है कि ओए कहाँ है? तो ओए इज़ इक्वल टू आर, ठीक है? तो आर क्या है? ये केंद्र से पृष्ठभाग की दूरी है, इसको आर से दर्शाया गया है, त्रिज्या भी उसको कह सकते हैं, ठीक है? एपी, एपी यानी यहाँ शुरुआत में जो ऐसा डॉट डॉट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग बाहर का, इस पर यह छायांकित भाग प्रभावकारी नहीं होता है गुरुत्वजनित त्वरण का, तो आगे गहराई से उसको नापा गया है, उसको आगे लिया गया है। तो ये ए और पी क्या है? डेप्थ है, गहराई है, ए और बी के आगे से लिया गया है। फिर ओपी क्या है? आर माइनस डी मतलब केंद्र से पी की दूरी मतलब जहाँ तक की उसकी गहराई को नापा गया है, पी पी तक की जो दूरी है, उसको हमने यहाँ पर आर माइनस डी लिया है मतलब आर यानी ओए, ओए से डी, डी जो गहराई है उसको माइनस किया गया है, तो
ओपी इज इक्वल टू आर माइनस डी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आर माइनस डी इज इक्वल टू ओपी, पृथ्वी की केंद्र से दूरी। ठीक है, अब यहाँ पर एम जो है, अभी ये पूरा जो पृथ्वी को एक हमने द्रव्यमान माना है, एक एम द्रव्यमान वाला एक गोलाकार पिंड माना है, तो अंदर हमने गहराई से अंदर वाला जो गोला है, ये जो हम देख रहे हैं, है ना? तो ये इसको एम डैश करके यहाँ पर उसका द्रव्यमान माना गया है। उसका यहाँ पर सूत्र दिया है 4/3 पाई, ब्रैकेट में दिया है आर माइनस डी का घन गुना एम बटे 4/3 पाई आर का घन। तो इसका जो फार्मूला आया है एम डैश का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम ब्रैकेट में आर माइनस डी का घन और बटे आर 3। ठीक है, अभी इसी ये आकृति अब यहाँ पर तैयार किया गया है, इसका स्पष्टीकरण हमें देना है। तो हम आगे देखते हैं कि इसका स्पष्टीकरण किस प्रकार से दिया गया है ना? यहाँ पर देखते हैं, हम मान लेते हैं कि पृथ्वी एक समान घनत्व तथा एम द्रव्यमान वाला एक गोलाकार पिंड है। हमको पृथ्वी को पूरा एक गोलाकार पिंड मानना है जिसका द्रव्यमान एम है। आकृति में दिखाए अनुसार पृथ्वी के पृष्ठभाग के अंदर डी गहराई, जैसे मैंने आपको बताया ना, डी जो है वो डेप्थ है, गहराई है, पर स्थित किसी बिंदु पी पर विचार करना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये पी बिंदु जो है यहाँ पर दिखाया गया है, इस पर हमें विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एम द्रव्यमान वाला कोई द्रव्य कण रखे तो उस पर क्रियाशील पृथ्वी का गुरुत्व बल जो आएगा, पृथ्वी का जो गुरुत्व बल है, मतलब ग्रेविटेशनल जो फोर्स बोलते हैं हम इसको, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, उसका फार्मूला है एफ इज इक्वल टू जी एम एम डैश, और फिर यहाँ पे बटे में दिया है आर मैंने डी का स्क्वायर। इसमें जो है आर पृथ्वी की त्रिज्या है, मैंने आपको इसके पहले बताया। एम डैश जो है ये अंदर वाले जो गोले का जो द्रव्यमान है, जो केंद्र ओ से पी तक, है ना, केंद्र ओ से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओ केंद्र है, ये पी तक जो गोला बना हुआ है अंदर में, ये छायांकित भाग को छोड़कर उसका द्रव्यमान है एम डैश। ठीक है, इस स्थान पर पी के बाहर वाला मतलब जो छायांकित भाग है वो प्रभावकारी नहीं होगा। स्थान पी पर गुरुत्व जनित त्वरण, अब स्थान पी पर गुरुत्व जनित त्वरण कितना आ रहा है, तो गुरुत्व जनित त्वरण का जो फार्मूला है वो हम यहाँ दे सकते हैं G इज इक्वल टू एफ बटे एम, है ना, ये गुरुत्व जनित त्वरण का फार्मूला है, मतलब बल बटे द्रव्यमान। ठीक है, वस्तुमान। ठीक है, अभी यहाँ पर एफ का जो सॉरी फोर्स का, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला है वो है जी एम बटे आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे एम जो है वो कैंसल हो चुका है, और यहाँ पे जी का जो फाइनली जो हमें फार्मूला जो प्राप्त हुआ है जी एम ब्रैकेट में आर माइनस डी बटे आर का घन, यह मान जो है वो पृथ्वी के पृष्ठभाग के गुरुत्व जनित त्वरण का जो मान होता है वो कितना होता है जी एम बटे आर का स्क्वायर। इसकी अपेक्षा ये कम होता है। ये मतलब ये फार्मूले से यहाँ पर साबित क्या हो रहा है कि डी डी यानी ये गहराई है, ये गहराई जैसे जैसे अंदर की ओर बढ़ाते जाएंगे तो जी का जो मान है वो कैसा होते जाएगा, कम होते जाएगा। इसको एक बार आपको अच्छी तरह से तैयारी करना है और अच्छे से पढ़ना है, तो आप समझ जाएंगे। आकृति देखकर आपको इसका स्पष्टीकरण देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इससे साबित होता है कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर मतलब गहराई की ओर, केंद्र की ओर जाते हैं, तो जी का जो मान होता है, गुरुत्व जनित त्वरण का जो मान होता है वो क्या होता है, कम होने लगता है, और अंत में जाकर केंद्र में क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो पहले पार्ट से गुरुत्वाकर्षण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए, आप इसमें बहुत ही अच्छे से एक 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला पीपीटी पार्ट 2 से तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। अब इस पार्ट में देखते हैं कि मैंने कुछ प्रश्न लिया है। अब एक प्रश्न इसमें से लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, संक्षेप में जानकारी लिखो मेंडेलीव की आवर्त सारणी की त्रुटि। अभी देखते हैं, हमें पता है कि तत्वों का जो ये हुआ था, मतलब उसका टेबल बनाया गया था,
आवर्त सारणी जो बनाई गई थी, उसमें मेंडेलीव इस वैज्ञानिक का भी बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। है ना? इस मेंडेलीव आवर्त सारणी में जो बातें हैं, मेंडेलीव ने जो कुछ बातों पे बातों के आधार पर उन्होंने क्या किया था, तत्वों का वर्गीकरण किया था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मतलब उन्होंने किन-किन बातों को ध्यान में रखा था? उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म को ध्यान में रखकर और परमाणु द्रव्यमान आपको ध्यान में रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांकों के आधार पर वर्गीकरण किया गया था, बट मेंडेलीव ने द्रव्यमान के आधार पर उसको क्या किया था, तत्वों का वर्गीकरण किया था। तो उन्होंने जब ये वर्गीकरण किया था, तो कुछ उनमें विशेषताएँ भी अच्छी पाई गई थी, जैसे कि उन्होंने कुछ खाली स्थान छोड़े थे जो भविष्य में कुछ तत्वों की खोज हो सकती है, उस आधार पर उन्होंने कुछ तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ा था। ये कुछ यानी उनकी विशेषताएँ रही है। लेकिन इसके अलावा उनके टेबल में, उनके आवर्त सारणी में कुछ दोष भी पाए गए थे। वो दोष के बारे में हम यहाँ समझेंगे, ठीक है? तो पहला दिया है यहाँ पर कोबाल्ट तथा निकेल, है ना? ये 2 तत्व हैं, इन तत्वों के परमाणु में परमाणु द्रव्यमान समान होने के कारण इनके स्थानों के विषय में मेंडेलीव आवर्त सारणी में संदिग्धता थी, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान दोनों के कैसे थे? समान थे, कोबाल्ट तथा निकेल के। तो इनमें उनको डाउट था उनको कि ये मतलब परमाणु द्रव्यमान समान है, तो इनको स्थान कैसा दिया जाए? इस प्रकार से उनको एक संदिग्धता थी, ये एक उसमें दोष पाया गया है। दूसरा जो दोष दिखाया गया है वो ये है कि मेंडेलीव आवर्त सारणी को प्रतिपादन करने के बहुत समय बाद समस्थानिकों की खोज हुई। मतलब जब मेंडेलीव ने अपना जो सारणी तैयार किया, उन्होंने जो वर्गीकरण किया, उस समय समस्थानिकों की खोज नहीं हुई थी। समस्थानिक यानी क्या होता है? एक ही तत्व के परमाणु जिसके परमाणु संख्या समान होती है, परंतु परमाणु भार अलग-अलग होती है, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। तो ऐसे तत्वों की खोज उस समय नहीं हुई थी। आगे मेंडेलीव के आवर्त सारणी तैयार करने के बाद तो समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होने के कारण उन्हें मेंडेलीव आवर्त सारणी में स्थान किस तरह दिया जाए, यह एक बड़ी चुनौती बनी रही। मतलब ये छोटी-छोटी कुछ मतलब ये त्रुटियाँ हैं, उन त्रुटियों के आधार पर मेंडेलीव आवर्त सारणी जो है वो असफल रहा है। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखे गए तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों में क्रमशः वृद्धि होते दिखाई नहीं दी। अभी आपको पता है कि जो मेंडेलीव ने जो तत्वों का रख-रखाव किया था, उन्होंने वर्गीकरण किया था, वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर लिया था, आरोही क्रम के आधार पर लिया था। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। लेकिन बाकी आगे उस पर जब अ, मतलब उस पर और सर्च किया गया, खोज की गई, उसको बहुत बारीकी से देखा गया, तो उन्होंने उसमें क्या पाया गया कि जो परमाणु द्रव्यमान को के अनुसार जो रखे गए तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में क्रमशः वृद्धि होते हुए नहीं दिखे, बढ़ते हुए नहीं दिखाई दिया। इसीलिए 2 भारी तत्वों के बीच में कितने तत्वों की खोज होगी, इसका अनुमान लगाना मेंडेलीव आवर्ती के नियमानुसार संभव नहीं था। इसलिए ये भी एक दोष यहाँ पे पाया गया है। अगला देखते हैं हाइड्रोजन का स्थान। अब हाइड्रोजन का स्थान देखते हैं कि हैलोजन में भी वो समानता रखता था और क्षारीय धातुओं में भी वो क्या करता था? समानता रखता था। तो यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन के साथ समानता हाइड्रोजन हैलोजन के साथ समानता दर्शाता है। जैसे हाइड्रोजन का अणुसूत्र H2, तो फ्लोरीन, क्लोरीन इनके अणुसूत्र क्रमशः F2Cl2 इस प्रकार है। उसी प्रकार हाइड्रोजन एवं क्षारीय धातु इनके रासायनिक गुणधर्मों में भी समानता है। हाइड्रोजन एवं क्षारीय धातु की क्लोरीन एवं ऑक्सीजन के साथ तैयार किए गए यौगिकों के अणुसूत्रों में समानता दिखाई देती है। उपर्युक्त गुणधर्म का विचार करने पर हाइड्रोजन का स्थान क्षारीय धातु के समूह में या हैलोजन के समूह में निश्चित नहीं कर सकते थे। तो ये भी एक प्रॉब्लम था कि हाइड्रोजन का स्थान कहाँ रखा जाए, हैलोजन में रखा जाए या क्षारीय, क्योंकि दोनों ही ग्रुप में वो क्या करता था, समानता रखता था।
ठीक है? तो इस प्रकार से यहाँ पर उनके दोष पाए गए हैं, तो आप इसके भी बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं 5 अंकों के लिए, ठीक है? अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर उसका जो एक यहाँ पर चार्ट बना हुआ है हाइड्रोजन के यौगिक, सोडियम के यौगिक, जो हाइड्रोजन एवं क्षारीय धातु में समानता दर्शाने वाली सारणी एक है और दूसरी जो सारणियाँ हाइड्रोजन एवं हैलोजन में समानता दर्शाने वाली सारणी यहाँ पर दिखाई दी है। ठीक है? उसके बाद और अगला जो इसी पाठ से मैंने लिया है वो प्रश्न है, नीचे दी गई आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का अध्ययन करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये मार्च 2019 में पूछा गया है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस पर भी आपको थोड़ा-सा फ़ोकस करना है और आप फ़ोकस तो सभी प्रश्नों पे ही करना है, लेकिन मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न लिए हैं, उन पर ज़्यादा ही थोड़ा जोर देना है ताकि आप आसानी से इसको हल कर सकें। ठीक है? यहाँ एक आवर्त दिया गया है, जिसमें ऊपर में आप देख सकते हैं तत्व लिखे हैं ओ, बी, सी, एन, बी, ई और एल, आई मतलब लिथियम, ठीक है? अब उसके बाद में नीचे उसकी परमाणु त्रिज्या दी गई है, यहाँ पर लिखा गया है परमाणु त्रिज्याओं को, ठीक है? तो ये परमाणु त्रिज्याओं को और इस चार्ट के आधार पर जो सवाल पूछे गए हैं, पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि उपर्युक्त तत्वों को उनकी परमाणु त्रिज्याओं के अवरोही क्रम में लिखे गए। अवरोही का मतलब होता है उतरते हुए क्रम में, है ना? तो आपको उतरते क्रम में लिखना है, मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे, जिसकी परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है, उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे जो कम है, फिर उसको लिखेंगे, फिर उससे जो कम है, उसको लिखेंगे। ऐसे लिखते-लिखते जाएँगे, सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? लिथियम का, क्योंकि 152 जो है वो लिथियम का है, ठीक है? उसके बाद में सबसे कम किसका दिखाई दे रहा है हमको इसमें परमाणु त्रिज्या, वो है 66 का ऑक्सीजन का, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको उसको अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही और अवरोही में आप सब समझ लीजिए, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में और अवरोही म्हणजे घटते हुए क्रम में, बड़ा पहले फिर छोटा ऐसे करके, ठीक है? फिर उसके बाद में आधुनिक आवर्त सारणी में उपर्युक्त तत्व किन आवर्त में है? अभी आपको पता है जो मेंडेलीव ने आवर्त सारणी बनाया है, जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया है, उसमें आवर्त यानी कि जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, हम उसको आवर्त कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ होती है, वो उसको हम समूह कहते हैं। तो यहाँ पे ये कौन से आवर्त में है? तो आपको ये कौन से आवर्त में ये देखना है और उसके हिसाब से आपको बताना है। तो यहाँ पे ये सभी जो तत्व है ये दूसरे आवर्त के हैं, ठीक है? तत्वों का तीसरा प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ। तत्वों का यह व्यवस्थापन आधुनिक आवर्त सारणी में उपर्युक्त आवर्तन से कैसे समा है? ठीक है? अभी ये कैसे समान है, वो हम देखेंगे इसका आगे उत्तर। फिर चौथा प्रश्न भी पूछा गया है कि उपर्युक्त में से सबसे बड़ा और छोटा, ये भी आप आसानी से मतलब बता सकते हैं कि कौन-सा तत्व जो है किस तत्व का परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है और किसका कम है। तो आप आसानी से जैसे आपको बताया मैंने लिथियम का ज़्यादा है और ऑक्सीजन का कम है। और 5वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, किसी आवर्त में ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में होने वाले परिवर्तन में कौन-सा झुकाव दिखाई देता है? तो ये इस प्रकार से ऐसा चार्ट दिखाकर आपको सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे कितने सवाल पूछे गए? 5 सवाल, मतलब निसंदेह ये 1 अंक के लिए होगा सभी प्रश्न, ठीक है? तो सभी का आपको अच्छे से उत्तर लिखना है और आप लिख सकते हैं। ये देखिए पहला जो प्रश्न था उसको हमने क्या किया, अवरोही क्रम में लिखा हमने, तो पहले लिथियम आया, लास्ट में ऑक्सीजन आया, ठीक है? दूसरा जो प्रश्न था उपर्युक्त तत्वों का आवर्त 2 है ना? तो ये 2 दूसरे आवर्त का जो है वो वहाँ पे पूरा लिखा गया है, ये जो सारणी है, यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है वो दूसरे आवर्त का है। तीसरा प्रश्न था हमारा आवर्तन के बारे में। तो किसी आवर्त में बाएँ से दाहिनी ओर जाने पर परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है। मतलब परमाणु क्रमांक को मतलब आरोही क्रम में रखा गया है। आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, अर्थात केंद्रक में धन आवेश में 1 की वृद्धि होती है। परंतु इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होने पर भी वह उसी बाह्यतम कक्षा में समाविष्ट होता है। केंद्रक में धन आवेशों में होने वाली वृद्धि के कारण इलेक्ट्रॉन केंद्रक की ओर अधिक मात्रा में आकर्षित होती है और इसी कारण परमाणु का आकार क्रमशः
क्या होता है, कम होता है। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। उसके बाद चौथा जो सवाल था कि सबसे बड़ा तत्व कौन-सा है और सबसे छोटा, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में 5वां प्रश्न था, आवर्त में बाईं ओर से दाहिनी ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है ना? इस कारण परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो इसकी भी तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं और अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं। पार्ट 1 से पार्ट 5 तक के आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बता रहा हूँ, उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अगला स्लाइड देखते हैं। पार्ट 3 से रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो इस पर कुछ मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब यहाँ पर अ, रासायनिक अभिक्रियाओं के 4 प्रकार हैं, अभिक्रिया, अपघटन की अभिक्रिया, उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया और युग्म विस्थापन अभिक्रिया। आपको ये इसके बारे में इसके साथ-साथ मतलब सभी के बारे में आपको बताना होगा। तो आप देख सकते हैं कि संयुग्म अभिक्रिया में क्या होता है, संयुग्म अभिक्रिया में क्या होता है, एक अभिकारक से 2 अभिकारक से क्या होते हैं, 2 या 2 जो अभिकारक होते हैं, उस 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से संयोग होकर केवल एक ही उत्पाद तैयार होता है, उस अभिक्रिया को हम संयोग अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, 2 उदाहरण है यहाँ पर कि अमोनिया गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पर देख सकते हैं अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड ये दोनों अभिकारक हैं। इन दोनों के संयोग से यहाँ पर एक ही उत्पाद तैयार हो रहा है। अमोनियम क्लोराइड ये जो है एक ही उत्पाद तैयार हो रहा है। तो इस प्रकार से इसको हम आपको एक ही चीज़ संयोग का मतलब नाम से ही आपको थोड़ा-सा उस पर फ़ोकस करना है कि संयोग का मतलब होता है जुड़ना, मतलब योग हो रहा है इनका। तो 2 अभिकारक है यहाँ पर, ये दोनों अभिकारकों का योग होकर क्या हो रहा है यहाँ पर एक उत्पाद तैयार है, एक प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। तो इसको हम संयोग अभिक्रिया वैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बारे में दिया गया है, दोनों का संयोग होकर, दोनों अभिकारकों का संयोग होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो इस प्रकार से आप अ, जो रासायनिक अभिक्रिया के जो पहला प्रकार है संयोग अभिक्रिया, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है? दूसरा प्रकार है अपघटन की अभिक्रिया। अपघटन में क्या होता है कि एक ही अभिकारक से 2 प्रोडक्ट तैयार होते हैं, 2 उत्पाद तैयार होते हैं। उस अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अभी हमने क्या देखा कि 2 अभिकारक थे, 2 या 2 से अधिक अभिकारक थे, तो उससे एक ही उत्पाद बनता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही अभिकारक है, उससे 2 या 2 से अधिक उत्पाद तैयार होते हैं, उस अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसके 2 टाइप है, तापीय अपघटन मतलब ऊष्मा देकर, उसको गर्म करके या ऊष्मा देकर जो विघटन किया जाता है, उस अभिक्रिया को हम तापीय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है? अगला जो है जो अपघटन अभिक्रिया का यहाँ पर देख सकते हैं तापीय अपघटन का कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी गई है डेल्टा जो दर्शाया गया है ये ऊष्मा को प्रदर्शित करता है। हम इस प्रकार से डेल्टा लगाकर ऊष्मा को शो कर सकते हैं, उसको ऊष्मा देकर क्या किया गया है, 2 उत्पाद तैयार किया गया है, बट ये ऊष्मा दिया गया है इसलिए इसको तापीय अपघटन कहते हैं। अभी दूसरा जो अपघटन अभिक्रिया का प्रकार है वो है विद्युत अपघटन। अब इसमें क्या किया जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह करके मतलब आप देख सकते हैं अम्ल युक्त जो पानी है H2O, एल जो लिखा हुआ है ये लिक्विड फॉर्म में है, तो यहाँ पे H2O को विद्युत धारा प्रवाह करके 2 उत्पाद तैयार किए गए। यहाँ पर भी क्या किया गया है, एक ही अभिकारक से क्या किया गया है, 2 उत्पाद तैयार किया गया है। ये एक अभिकारक है, उससे 2 उत्पाद मिल रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसको विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। ये दूसरा प्रकार है अपघटन अभिक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है अपघटन अभिक्रिया। तीसरा जो प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो कम क्रियाशील वाला तत्व होता है वो दूसरे अधिक क्रियाशील तत्व मतलब बनाता है। उसमें क्या है 2 अभिकारक होते हैं, ठीक है? जब किसी यौगिक में स्थित कम क्रियाशील तत्व के आयन का स्थान दूसरे अधिक क्रियाशील तत्व आयन के साथ बंद कर लेते हैं, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ता और कॉपर सल्फेट का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, दोनों अभिकारक हैं।
अभी कॉपर सल्फेट में जो मौजूद सल्फेट है, वो कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ स्थानांतरित हो रहा है? जस्ते के साथ में। इसका मतलब जस्ता जो है वो अधिक क्रियाशील तत्व है, ठीक है? और यहाँ पर क्या तैयार हो रहा है? जिंक सल्फेट। और कॉपर जो है यहाँ पर एक अलग उत्पाद तैयार हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब विस्थापन हो रहा है, स्थानांतरित होने का मतलब होता है विस्थापन होना, ठीक है? तो इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इस उदाहरण के माध्यम से, ठीक है? अगला जो है युग्म विस्थापन। युग्म मतलब दोनों ही अभिकारक, दोनों अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, दोनों अभिकारक एक-दूसरे को क्या कर रहे हैं? विस्थापित कर रहे हैं, है ना? परस्पर अदला-बदली करके वो अ, अवक्षेप तैयार होता है। उस अभिक्रिया को युग्म विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर उसका एक उदाहरण है कि जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिश्रित करते हैं, तब सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, NaCl म्हणजे सोडियम क्लोराइड। ये दोनों ही अ, जो अभिकारक है, एक-दूसरे को अपने आयन क्या कर रहे हैं? वो आदान-प्रदान कर रहे हैं। इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड तैयार हुआ है, यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट तैयार हुआ है। तो इस प्रकार से श्वेत अवक्षेप बनता है आयनों की अदला-बदली करके, तो इसलिए इसको युग्म विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला स्लाइड देखते हैं हम। एक और इसी पार्ट से मैंने जो प्रश्न लिया है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है? कि जो रासायनिक अभिक्रिया जो घटित होती है उसके दर को जो प्रभावित करने वाले कुछ घटक होते हैं, जैसे पहला यहाँ पर दिया गया है अभिकारकों की प्रकृति। एल्यूमीनियम और जस्ता दोनों धातुओं पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर H2 गैस मुक्त होती है तथा इन धातुओं के पानी में अघुलनशील लवण निर्माण होते हैं। परंतु जस्ते की तुलना में एल्यूमीनियम धातु की अम्ल के साथ जल्दी अभिक्रिया होती है और एल्यूमीनियम अम्ल में शीघ्र घुलता है। एल्यूमीनियम यह जस्ते की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एल की अभिक्रिया की दर जस्ता के साथ अभिक्रिया की दर की अपेक्षा अधिक है। रासायनिक अभिक्रिया की दर धातु के स्वरूप पर निर्भर करता है। अभिकारकों का स्वरूप या क्रियाशीलता रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को प्रभावित करता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि एल्यूमीनियम जो है वो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, उसके साथ में एल्यूमीनियम बहुत जल्दी यानी तेजी से उसके साथ में क्या हो रहा है अभिक्रिया कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पर अधिक क्रियाशील ये जो उनकी प्रकृति है अभिकारकों की, उनकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि रासायनिक अभिक्रिया को दर को प्रभावित करने पर, ठीक है? तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिकारकों की प्रकृति ये पहला घटक है। उसके बाद में दूसरा घटक देखते हैं अभिकारकों के कणों का आकार। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया शाहवादी फर्श के टुकड़े की अपेक्षा शाहवादी फर्श के चूर्ण से तीव्र गति से होता है। अभी इसके पहले हमने लेक्चर लिया था उसमें मैंने बताया था कि यदि किसी कोई चीज़ यानी बड़ा टुकड़ा हो, है ना? तो बड़े टुकड़े को घुलने में समय लगता है, लेकिन अगर उसका चूर्ण बना लिया जाए तो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में बहुत जल्दी से घुल जाता है। तो यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जो टुकड़ा है, फर्श का जो टुकड़ा है, वो जल्दी नहीं घुल पाता है, जबकि उसका चूर्ण जो है वो तीव्र गति से घुलता है। तो यहाँ पर हम दूसरा जो घटक है रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाला जो घटक है, वो है अभिकारकों के कणों का आकार। यदि कण छोटे हैं तो जल्दी घुलेगा यानी जल्दी अभिक्रिया होगी और अगर बड़े हैं तो आराम से या धीरे-धीरे उस पर क्रिया होगी, ठीक है? उसके बाद में अगला जो घटक है अभिकारकों की सांद्रता मतलब कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो केमिकल्स होते हैं
अभिकारक जो होते हैं, जो तत्व होते हैं, उसके साथ में जैसे यहाँ पर तनु अम्ल के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाने पर अभिक्रिया मंद गति से होती है, क्योंकि ये तनु अम्ल है मतलब ये तीव्र गति से काम नहीं करता है। जबकि सांद्र अम्ल जो है वो तेज़ी से कैल्शियम कार्बोनेट की पर क्रिया करती है। तो यहाँ पर अभिकारकों की जो सांद्रता है, उसकी तीव्रता है ना? उसकी तीव्रता पर भी ये क्या करता है डिपेंड करता है, ठीक है? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तनु अम्ल के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाने पर अभिक्रिया मंद गति से होती है और कैल्शियम कार्बोनेट धीरे-धीरे अदृश्य हो जाता है और CO2 गैस भी धीरे-धीरे मुक्त होती है। परंतु सांद्र अम्ल के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट शीघ्र अदृश्य हो जाता है। अर्थात अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के अनुसार बदलती है। अब यहाँ पर अगला जो दिया है, यहाँ पर 5 घटक दिए गए हैं। इसका मतलब ये भी सवाल आपको आ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले जो घटक है, 5 घटक है इसमें, तो 5 घटकों के आधार पर ये आपको आ सकता है। इस पर भी आपको जोर देना है थोड़ा, ठीक है? अभिक्रिया का तापमान, अभी तापमान पे भी डिपेंड करता है। ठोस अवस्था वाले कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन सामान्य तापमान पर नहीं होता है, परंतु उसे तपाने पर, गर्म करने पर उसका अपघटन होकर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होते हैं। अर्थात तापमान बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ सकती है, जबकि सामान्य तापमान पर कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन नहीं होता है। ठीक है? तो ये यहाँ पर एक घटक बताया गया है। उसके बाद में उत्प्रेरक, कैटालिस्ट, है ना? यहाँ पर देखते हैं पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर उसका अपघटन मंद गति से होता है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म अगर कर रहे हैं, तो वो बहुत ही जल्दी से उसका अपघटन नहीं होता है, लेकिन उसपे MnO2 मतलब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड सॉरी मैंगनीज डाइऑक्साइड ये उस पर ऐड करने से क्या होता है कि उसकी जो अभिक्रिया की जो दर है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है और उसका अपघटन जल्दी होता है। कणों का आकार छोटा करके यहाँ पर देख रहे हैं हम कणों का आकार छोटा करके अभिक्रिया का तापमान बढ़ाने पर भी उपर्युक्त अभिक्रिया की दर नहीं बढ़ती, परंतु मैंगनीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पोटेशियम क्लोरेट का शीघ्र गति से अपघटन होकर O2 गैस मुक्त होती है। इस अभिक्रिया में MnO2 यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड में किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात MnO2 उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तित होती है, परंतु उस पदार्थ में किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। यहाँ पर MnO2 यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है एक उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि पोटेशियम क्लोरेट को हम उसके कणों का आकार छोटा कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, तब भी उसकी जो अभिक्रिया की जो दर है वो नहीं बढ़ रही। लेकिन MnO2 उत्प्रेरक के रूप में जब कार्य करती है, तो उसके अभिक्रिया की दर में परिवर्तन होता है। तो जहाँ पर परिवर्तन होता है उसी पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये 5 जो घटक है उसके बारे में आप एक उदाहरण के द्वारा लिख कर आप क्या कर सकते हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगली स्लाइड विद्युत धारा के प्रभाव। यहाँ पर मैंने जो प्रश्न लिया है दिष्ट जनित्र की आकृति बनाओ, उसके पश्चात धुरी के घूमने पर दिष्ट धारा कैसे प्राप्त होती है, स्पष्ट करो। अब यहाँ पे आकृति बनाना है, उसकी रचना कैसी है, उसमें कौन-कौन से पार्ट्स है, कौन-कौन से भाग है, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है? यहाँ पे तांबे के तार का आयताकार कुंडली उसके बाद में शक्तिशाली चुंबक होता है, अर्धवृत्ताकार विभक्त दिक् परिवर्तक होता है, ब्रश होते हैं, बल्ब होते हैं। तो ये सभी जो उसके पार्ट्स है, उसके नाम लिखना है, उसके बारे में लिखना है। यहाँ पर आगे में एक स्लाइड में उसका डायग्राम है। इस डायग्राम पे जो-जो यहाँ पर है एबीसीडी ये जो आयताकार जो एबीसीडी आपको दिखाई दे रहा है कुंडली वो उसके बारे में यहाँ पर चुंबक है, चुंबक के बारे में ब्रश लगे हुए हैं, वलयाकार यहाँ पे जो
R1, R2 जो दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में धुरी इस प्रकार से नामांकित आकृति बनाकर आपको इसके पार्ट्स के बारे में आपको लिखना है, ठीक है? वलय धातु के वलय जो है R1, R2, फिर उसके बाद कार्बन के जो ब्रश है B1, B2, फिर बल्ब लगा हुआ है, तो ये इस प्रकार से नामांकित आकृति बनाना है और इसी पार्ट्स के बारे में आपको ये यहाँ पर दिया गया है, इसको लिखना है, ठीक है? उसके बाद में जो इसका कार्य है ना? वो कार्य यहाँ पर देख लेते हैं। धुरी को बाहर से किसी यंत्र द्वारा घुमाया जाता है। दिष्ट विद्युत धारा जनित्र की कुंडली जब चुंबकीय क्षेत्र में अपने ही चारों ओर घूमती है, तब विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन के कारण कुंडली में विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है, उसमें करंट उत्पादन होता है। जब वो कुंडली जो है घूमता है और चुंबकीय क्षेत्र को के चारों ओर जब वो घूमती है, तब चुंबकीय मतलब उसको प्रतिच्छेदित करने के कारण विद्युत चुंबकीय परिवर्तन के कारण कुंडली में विद्युत रूपांतर जो है उत्पन्न होता है, फलतः कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। प्रकाशमान बल्ब अथवा गैल्वेनोमीटर यह विद्युत धारा दर्शाता है। विद्युत धारा की दिशा कुंडली के परिवलन की दिशा पर निर्भर होती है। इस प्रकार के जनित्र में कार्बन का एक ब्रश निरंतर आर्मेचर की ऊर्ध्व दिशा में कार्य भुजा के संपर्क में होता है, जबकि दूसरा ब्रश निरंतर आर्मेचर की अधो दिशा में कार्यरत भुजा के संपर्क में होता है। परिणाम स्वरूप जब तक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती रहती है, तब तक विद्युत परिपथ में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। कुंडली जब तक चुंबकीय क्षेत्र में घूमती रहती है, तब तक विद्युत धारा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है दिष्ट जनित्र के बारे में, तो विद्युत धारा जनित्र, दिष्ट विद्युत धारा जनित्र के बारे में, तो डीसी जनरेटर कहते हैं। तो ये आकृति सहित आपको उसके बारे में, उसके रचना के बारे में, उसके कार्य के बारे में लिखना है, ठीक है? अगला पीपीटी देखते हैं पार्ट 5 से ऊष्मा। ऊष्मा से मैंने यहाँ पर एक प्रश्न लिया है, वो हम देखते हैं। स्पष्ट करो कि फोक के उपकरण का उपयोग करके पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन कैसे किया जाता है। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिकल में भी आपको ये सवाल मतलब इस प्रकार से कुछ सवाल आ सकता है, तो आप बहुत अच्छे से इसके बारे में भी लिख सकते हैं। जो सवाल है, स्पष्ट करो कि होप के उपकरण का उपयोग करके पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन कैसे किया जाता है। असंगत व्यवहार यानी क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के पानी को गर्म करने पर 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर क्या होता है, पानी का पहले संकुचन होता है, वो प्रसारित नहीं होता, मतलब फैलता नहीं है, वो सिकुड़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस तक के सिकुड़ता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के मतलब उससे ज़्यादा पानी को गर्म करने पर क्या होता है या गर्म होने पर वो फैलने लगता है। मतलब पहले आयतन कम होता है, फिर 4 डिग्री सेल्सियस तक के वो उसका आयतन जो है कम हो रहता है, लेकिन जैसे ही उसका तापमान बढ़ाया जाता है, पानी का जो टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसका जो आयतन है वो भी बढ़ता है। मतलब आयतन का मतलब होता है घेरे हुए जगह को, मतलब जो कितनी जगह घेरता है उसको हम आयतन कहते हैं, ठीक है? पदार्थ का आयतन उसके द्वारा घेरा गया स्थान होता है, ठीक है? तो वो 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, तब तक उसका आयतन जो है कम रहता है। लेकिन जैसे 4 डिग्री सेल्सियस से ये करते हैं, मतलब गर्म करते हैं, तो उसका जो आयतन है वो बढ़ जाता है। तो इसी जो पानी के जो व्यवहार ये जो है यहाँ पर कम होना, आयतन का कम होना फिर बढ़ना, तो इसी व्यवहार को जो बोला गया है पानी के असंगत व्यवहार, ठीक है? तो उसके बारे में यहाँ पर कैसे किया जाता है अध्ययन, उसके बारे में ये डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थर्मामीटर टी T2, यहाँ पर तापमापी T1 नीचे लगाया गया है। इसी आकृति को बनाकर आपको इसी के बारे में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है? यहाँ पर फोक के उपकरण में धातु के ऊंचे बेलनाकार पात्रों में बीचों बीच एक फैला हुआ गोलाकार पात्र जुड़ा हुआ है।
बस वो जो डायग्राम बना है उसके बारे में सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन देना है, स्पष्ट करना है। ऊंचे बेलनाकार पात्र में गोलाकार फैले हुए पात्र के ऊपर T2 मतलब थर्मामीटर 2 और नीचे थर्मामीटर 1 तापमापी यानी थर्मामीटर जोड़ने की सुविधा होती है। ऊंचे बेलनाकार पात्र में पानी भरा जाता है तो फैले हुए पात्र में बर्फ और नमक का मिश्रण भरा जाता है। थोक के उपकरण की सहायता से पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन करते समय हर 30 सेकंड के बाद T1 तथा T2 तापमापी से दर्शाए तापमान को नोट किया जाता है। 30-30 सेकंड में आधे-आधे मिनट में दोनों थर्मामीटर का जो है तापमान को नोट करना है, ठीक है? और तापमान y अक्ष पर तापमान जो है हम यहाँ पर एक इस प्रकार से आलेख बनाया है, तो यहाँ पे y अक्ष पर आप देख सकते हैं, आपको तापमान लिखना है और x अक्ष पे समय लिखना है। तो यहाँ पर तापमान y अक्ष पर और समय जो है x अक्ष पर लेकर आलेख बनाते हैं। आलेख से यह स्पष्ट होता है कि आरंभ में दोनों तापमापी समान तापमान दर्शाते हैं। शुरुआत में दोनों थर्मामीटर जो है तापमापी जो है वो समान तापमान दर्शाते हैं, परंतु इसके पश्चात नीचे तापमापी T1 का तापमान तीव्र गति से कम होता है और T2 का तापमान की तुलना में धीरे-धीरे कम होता है, ठीक है? ऊंचे पात्र बेलनाकार के ऊंचे पात्र बेलनाकार के निचले भाग के पानी का तापमान T1 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचते ही वह कुछ समय के लिए लगभग स्थिर रहता है। यहाँ पर हम आलेख द्वारा देख सकते हैं और ऊपर के भाग के पानी का तापमान T2 धीरे-धीरे 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। मतलब ये यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों जो है ये 4 डिग्री सेल्सियस तक आते हैं, ठीक है? धीरे-धीरे कम होते-होते तापमान जो है कम होते-होते इस कारण एक ही समय में T1 तथा T2 4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्शाते हैं। इसके पश्चात T2 का तापमान तीव्र गति से कम होने के कारण ऊपर का तापमापी T2 प्रथम 0 डिग्री सेल्सियस तापमान दिखाता है, तत्पश्चात नीचे का तापमापी T1 0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्शाता है। आलेख पर दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु महत्तम घनत्व का तापमान दर्शाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आलेख पे कि दोनों प्रतिच्छेदित हो रहे हैं, है ना? दोनों यहाँ पर प्रतिच्छेदित हो रहे हैं। ये यहाँ पर जो घनत्व होता है वो महत्तम होता है और अंत में दोनों तापमापी का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है? उसके बाद में और यहाँ पे दिया है प्रारंभ में ऊंचे बेलनाकार पात्र के मध्य भाग के पानी का तापमान उसके आसपास के मिश्रण के कारण कम होता है। उस पात्र के मध्य भाग के पानी का तापमान कम हो जाने के कारण उसका घनत्व बढ़ता है। परिणाम स्वरूप अधिक घनत्व वाला पानी नीचे जाता है। इस कारण नीचे वाले भाग के पानी का तापमान T1 प्रारंभ में तीव्र गति से कम होता है। इस पात्र के निचले भाग का तापमान जब 4 डिग्री सेल्सियस होता है तब उस पानी का घनत्व महत्तम होता है। पात्र के मध्य भाग के पानी का तापमान 4 डिग्री की अपेक्षा कम होता है, तब उसका प्रसरण होता है, अतः उसका घनत्व कम होता है और वह तल की ओर न जाते हुए ऊपरी भाग की ओर जाने लगता है। इस कारण ऊपर के भाग के पानी का तापमान T2 तीव्र गति से कम होता है। वह क्रम से 0 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, परंतु तल के पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर कुछ समय तक स्थिर रहता है और बाद में यह 0 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का असंगत व्यवहार होता है। अभी यहाँ पर हमने ये आलेख के माध्यम से भी हमने समझा कि किस प्रकार से 2 थर्मामीटर के टेम्परेचर को हमने देखा, मतलब जो है कम ज़्यादा जो हो रहा है ना? पानी का जो एक असंगत व्यवहार हो रहा है कि पहले घनत्व कम था, फिर बाद में बढ़ रहा है, फिर बीच में दोनों थर्मामीटर का समान हो जा रहा है, एक महत्तम इसमें आ रहा है, बाद में दोनों थर्मामीटर का टेम्परेचर पूरी तरह से 0 हो रहा है। तो यहाँ पर पानी का जो असंगत व्यवहार है इस यहाँ पे किए गए एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण से समझ में आता है, ठीक है? इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या करना है, थोक के उपकरण के माध्यम से आपको इसका पानी के असंगत व्यवहार को स्पष्ट करना है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं।
बच्चों को एक प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हो। हैंड रेज कीजिए जिसको भी सवाल पूछना है। शबरीन, माइक ऑन कीजिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ बोलो। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो। सर ये जो आपने भी पीडीएफ के टेलीग्राम में आप सेंड कर दो। हाँ कर देंगे ना, आपको जो वो लिंक दिया गया है ना, उस लिंक के माध्यम से आप को देख सकते हैं। ठीक है। बच्चों और कुछ हेलो। पूछना है किसको? हेलो, पूछना है बच्चों किसको? कोई प्रश्न? नहीं पूछना है? ठीक है सर, आप लीव कर दीजिए, कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। हाँ